छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान मच चुका है। 2023 के लिए दोनों पार्टी कमर कस चुकी है और मैदान में उतर चुकी है। एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गांव-गांव छान मार रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा आज महत्वपूर्ण बैठक दुर्ग संभाग से शुरू करी है। भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आती हैं, रायपुर पहुंचती सुबह 8 बजे और ठीक 11 बजे दुर्ग संभाग मुख्यालय पहुंच जाती है, जहां पे भाजपा की बैठक होती है 5 जिलों की। दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कवर्धा और राजनांदगांव, पांचों जिलों के जो संगठन के नेता है, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश के नेता हो या राष्ट्रीय पदाधिकारी, विधायक, सांसद, विधायक 2 ही हैं, सांसद भी 2 ही हैं, तो और जो पूर्व सांसद थे, पूर्व विधायक थे और तमाम जो संगठन के नेता वो मौजूद होते हैं उस बैठक में। उस बैठक में ये मंथन होता है कि 2023 में दुर्ग संभाग की 18 सीटों में से 18 की 18 सीटें कैसे जीती जाए, क्योंकि अभी सिर्फ दुर्ग संभाग में भाजपा के पास 2 सीटें हैं। रमन सिंह राजनांदगांव से विधायक हैं और विद्यारतन भसीन जो वैशाली नगर से विधायक हैं। बाकी सारी सीट भाजपा हार चुकी है। अब आज मंथन हुआ कि दुर्ग संभाग की जो सीटें हैं, जो दुर्ग संभाग हाई प्रोफाइल होता है, राजनीतिक केंद्र होता है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे कैसे हम काबिज कर सके, वहाँ पे भाजपा कैसे जीत सके, इस पर मंथन हुआ। इसके अलावा इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण जो विषय था वो था छत्तीसगढ़ के चेहरे को लेकर। पत्रकारों ने सवाल किया, हमने भी सवाल किया, हमने पूछा कि 2023 में भाजपा किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। पुरंदेश्वरी ने साफ कहा, इशारे करते हुए कहा कि ये जो पैनल में नाम बैठे हुए हैं उस पैनल में, उस लाइन में खुद पुरंदेश्वरी बैठी हुई थी, साथ में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे थी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे, विष्णु देसाई थे प्रदेश अध्यक्ष, इसके अलावा किरण देव थे जो संभाग के प्रभारी है। उन्होंने साफ साफ कहा कि इस लाइन में जो लोग बैठे हैं ये तय नहीं करेंगे कौन क्या चुनाव लड़ेंगे और किसका चेहरा होगा, ये तय नहीं करेंगे, ये तय करेंगे प्रदेश जो संगठन दिल्ली के नेता है, जो आला कमान है। जो हमारा नेता या चेहरा बनेगा वो तो उनको तय किया जाएगा। ये यहाँ बैठे हुए हम में से कोई भी तय नहीं करने वाले। इससे स्पष्ट है कि आने वाला जो 2023 का जो चुनाव है वो कोई छत्तीसगढ़ के अभी तक कोई नेता तय नहीं हुआ है कि जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। इस पर बात करेंगे। हमारे हाथ में कुछ लोग हैं, कुछ लोगों के नाम हैं, सूची है, सूची में कौन कौन है ये हम बताएंगे विस्तार से आपको डिटेल में। हमारे साथ बात करेंगे आलोक तिवारी जी, राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं, छत्तीसगढ़ की राजनीति को, हरिभूमि के ब्यूरो चीफ हैं। बात करते हैं, आज पुरंदेश्वरी ने एक बड़ा बयान दिया है कि छत्तीसगढ़ में अभी तक कोई चेहरा स्पष्ट नहीं कि जिसके दम पर चुनाव लड़ा जाए। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे रमन सिंह को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी और सरकार बनी तो रमन सिंह यहाँ मुख्यमंत्री भी बने हैं। उस समय बहुत सारे लोग दावेदार थे, दिलीप सिंह जी थे, रमेश बैस थे, नंद कुमार साय जी थे, लेकिन किसी का नंबर नहीं लगा था। रमन सिंह जी के चेहरे पे विश्वास किया गया था और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। 15 साल छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के नेतृत्व में भाजपा की सरकार रही, लेकिन 15 साल बाद भाजपा की जो दुर्गति छत्तीसगढ़ में हुई उससे हाईकमान जो चिंतित है और आने वाला जो चुनाव है 2023 का, उसको लेकर बेहद गंभीर हो गया है। इस बीच 2018 के बाद जितने भी चुनाव छत्तीसगढ़ में हुए हैं सब में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली है, जिससे भाजपा की चिंता और कार्यकर्ताओं में निराशा ये दोनों देखने को मिल रही है। भाजपा ने आज से तैयारी शुरू की है। संभाग स्तर की बैठक दुर्ग में रही और पुरंदेश्वरी जी ने साफ तौर पे कहा है कि हाईकमान या शीर्ष नेतृत्व ही चेहरा तय करेगा और जब चेहरा तय करने की बारी आएगी तो चेहरा कौन सा होगा ये देखने वाली बात है। और कांग्रेस की जो सरकार है भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य में जो काम कर रही है, अगर छत्तीसगढ़ में भाजपा को मुकाबला करना है तो भूपेश बघेल के मुकाबले का चेहरा तय करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़िया चेहरा तय करना पड़ेगा। हमारे पास कुछ नाम है। एक तो रमन सिंह रिपीट नहीं होंगे, ये स्पष्ट हो गया। रमन सिंह रिपीट होंगे या नहीं तो बात का विषय है, पर रमन सिंह के नेतृत्व में ही भाजपा ने चुनाव लड़ा था और भाजपा सीधा सरकार से 14-15 सीट पे, यहाँ 15 सीट पे आ गई थी और आज 12-13 सीटें बची हैं। 4 उपचुनाव भी हुए, वो भी रमन सिंह के चेहरे पर लड़े, हार गया चुनाव। खैरागढ़ भी हारे हाल में अभी। और रमन सिंह के चेहरे पे ही लगातार निराशा हाथ लग रही पार्टी को। और दिल्ली में भी अभी बीच में रमन सिंह जी को नरेंद्र मोदी जी ने भी मुलाकात की और
कुल मिलाकर रमन सिंह के चेहरे पे चुनाव नहीं होगा ऐसा दिखता है मुझे। और कई लोग कयास भी लगा रहे हैं कि राज्यपाल बनाकर उन्हें भेजा जा रहा है या फिर केंद्र में आखिरी समय में कोई मंत्री भी बना सकते हैं। ये भी है कि राजनांदगांव से चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये क्या कुछ है समीकरण? एक संभावना है। एक्चुअल में रमन सिंह जी कवर्धा विधानसभा से विधायक हुआ करते थे और राजनांदगांव से कांग्रेस ने मोतीलाल वोरा जी को लोकसभा का चुनाव जब लड़ाया तो भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं था या भाजपा के वहाँ के नेता तैयार नहीं हो रहे थे कि मोतीलाल वोरा जी के खिलाफ कौन लड़ेगा और कौन जीतेगा। बड़ा चेहरा थे, बड़ा चेहरा थे मोतीलाल वोरा। बड़े चेहरा मतलब कद्दावर राजनीतिज्ञ थे, राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री, ये सब उनके साथ लगा हुआ था। तो मोतीलाल वोरा जी के खिलाफ चुनाव लड़ाने डॉक्टर रमन सिंह को एक अवसर दिया गया कि पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन भाग्य साथ दिया और अटल जी की लहर ऐसी चली कि मोतीलाल वोरा जी को वहाँ चुनाव का हार का सामना करना पड़ा। वहाँ से डॉक्टर रमन सिंह के का भाग्य उदय हुआ था। तो रमन सिंह भाग्य के मामले में बहुत ही आखिरी समय कुछ भी हो सकता है और अभी भी अच्छा ही होगा जो भी होगा उनके। और रमन सिंह जी के विषय में ये है कि वो पार्टी लाइन पे चलने वाले व्यक्ति हैं। दूसरे सबसे बड़े नेता की अगर बात करें छत्तीसगढ़ में तो प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय हैं। क्या इनका फ्यूचर है? केंद्रीय मंत्री रहे, रायगढ़ से सांसद थे, पार्टी ने उनको दोबारा मौका दिया। विष्णुदेव साय लगातार पार्टी लाइन में रहे और इस केंद्रीय इस्पात मंत्री भी रहे, केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री रहे। इसके पहले भी वो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं विष्णुदेव साय भी। तो संगठन में लगातार काम कर रहे हैं और दिल्ली में भी उनका ठीक ठाक पोजीशन है और एक आदिवासी चेहरे के रूप में विष्णुदेव साय का बड़ा नाम है। विवाद नहीं है, किसी से कोई गुटबाजी नहीं है उनके साथ में। निर्वाचित आदमी हैं और अच्छे व्यक्ति हैं कुल मिलाकर के। रामविचार नेताम मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री के लिए भी इनका नाम आता है। बोलते हैं कि अगर आदिवासी एक्सप्रेस अगर चलेगी तो रामविचार नेताम के साथ चलेगी। रामविचार नेताम जी सरगुजा बेल्ट के बड़े नेता हैं और मंत्री भी रहे छत्तीसगढ़ राज्य में। तेज तराड़ आदिवासी नेताओं में उनकी गिनती होती है। उनकी पत्नी जिला पंचायत की अध्यक्ष रहीं वहाँ सरगुजा में। और रामविचार नेताम बहुत सुलझे हुए आदिवासी नेताओं में गिनती होती है। देश के अन्य आदिवासी क्षेत्रों में भी जब आदिवासी हितों की बात होती है तो रामविचार नेताम जी वहाँ आवाज़ उठाते मिलते हैं। अभी राज्यसभा में भी उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। तो पार्टी अगर आदिवासी चेहरे पे बात करेगी तो रामविचार नेताम एक बड़े चेहरे हैं। चौथा बड़ा नाम है सरोज पांडे, दुर्ग से है, राज्यसभा सांसद है और अभी नरेंद्र मोदी की जो विधानसभा क्षेत्र है या फिर लोकसभा क्षेत्र है, माफ़ करिएगा, उस इलाके का प्रभार उनको मिला था यूपी चुनाव में। परफॉर्मेंस भी गजब रहा, तो इनाम अभी बचा हुआ है, टीवी से मिल जाएगा। सरोज पांडे जी लोकप्रिय भाजपा नेत्री हैं। लिम्का बुक में उनका नाम है। एक साथ मेयर, विधायक, सांसद रहने का रिकॉर्ड उनके नाम में रहा है। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रही हैं और पिछले कई सालों से राष्ट्रीय नेतृत्व के बेहद करीब रही हैं। और एक महिला नेतृत्व के रूप में सरोज पांडे का उपयोग छत्तीसगढ़ में किया जा सकता है। अभी बनारस लोकसभा में जहां मोदी जी का 12 सीटें हैं उनके रीजन में, मोदी जी का क्षेत्र है, वहाँ का प्रभार उनके पास रहा है। तो कुल मिला के संगठन और संगठन के बेहद करीब रहने का लाभ उनको मिल सकता है। अब तो केंद्रीय नेतृत्व उन्हें इनाम भी नहीं मिला है उनको। इनाम क्या, वो एक्चुअल में भाजपा में लगातार मेहनत करते रहो, उसका मूल्यांकन का रिजल्ट कहीं ना कहीं मिलता है। चर्चा ये भी है कि दुर्ग शहर से चुनाव लड़ सकती हैं, मैडम की सक्रियता बढ़ गई है। सरोज जी के लिए दुर्ग शहर भी है और वैशाली नगर भी है। वैशाली नगर विधानसभा जब गठित हुई थी तब सरोज पांडे यहाँ की पहली विधायक रहीं और उन्होंने 20-22 हज़ार वोटों से चुनाव जीत दर्ज किया था। उसके बाद लोकसभा लड़ी, लोकसभा में भी उनको उस समय जीत मिली थी। तो पार्टी जैसा निर्देश देती है वैसा वो काम करती हैं। उनके पूरे ज़िले में उनकी काफ़ी बड़ी फौज है कार्यकर्ताओं की। और एक महिला नेतृत्व के रूप में, जैसे प्रदेश में शराबबंदी जब रमन सिंह की सरकार थी तो शराबबंदी की सबसे पहले आवाज़ उठाने वाली, मुखर होकर उठाने वाली महिलाओं में भी शामिल हैं। तो इनको एक पार्टी का अवसर दे सकती है। कहीं ना कहीं उनके नाम पे भी चर्चा हो सकती है। चुनाव लड़ती हैं, जीतती हैं। तो अजय चंद्राकर है, बृजमोहन अग्रवाल है, रमेश बैस है, ये क्या फार्मूला है? अजय चंद्राकर और बृजमोहन अग्रवाल जी काफ़ी सीनियर मिनिस्टर रहे हैं और सबसे सीनियर विधायक भी हैं। और अजय चंद्राकर तेज तराट भाजपा नेताओं में उनकी गिनती होती है। फेसबुक में गरियाते रहते हैं भूपेश बघेल। सभा में भी अजय चंद्राकर जी का जो प्रदर्शन है वो बेहद आक्रामक रहता है और पिछड़ा वर्ग के बड़े चेहरा हैं अजय चंद्राकर। और बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ ऐसा है कि जब हाई कमान को ऐसा लगेगा कि अब छत्तीसगढ़ में
कोई चलने की स्थिति में नहीं है, तो बृजमोहन अग्रवाल सब चीज़ में सक्षम है, साम दाम दंड भेद और चुनाव लड़ने की ताकत भी साधने में एक्सपर्ट। साधने में एक्सपर्ट है। बृजमोहन अग्रवाल जी भी बड़ा नाम हो सकते हैं। रमेश बैस जी के साथ ऐसा है कि वो रायपुर से लगातार सांसद रहे। जब 10 सांसदों की टिकट काटने की बारी आई तब पार्टी ने उस नियम के तहत उनकी टिकट काटी थी, लेकिन उन्होंने चुनाव रमेश बैस नहीं हारे, लोकसभा का चुनाव नहीं हारे हैं। उन्हें राज्यपाल बना करके पहले भेजा गया। आज वो झारखंड के राज्यपाल हैं। कुर्मी समाज और पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े चेहरे हैं। भूपेश बघेल जिस समाज से आते हैं उसके सबसे बड़े सर्वमान्य नेता के रूप में रमेश बैस का नाम आज भी छत्तीसगढ़ में गिना जाता है। एक प्रयोग के तौर पे हो सकता है कि रमन सिंह को झारखंड का राज्यपाल बना दिया जाए और रमेश बैस जी को वहाँ से छत्तीसगढ़ शिफ्ट करके सक्रिय राजनीति में फिर से लाया जाए, तो भाजपा को बेहतर रिजल्ट भी मिल सकता है। छत्तीसगढ़िया बात पे अगर भाजपा अगर जाती है तो रमेश बैस एक बड़ा चेहरा। रमेश बैस बहुत बड़ा चेहरा है। रायपुर लोकसभा की बात नहीं करें, रायपुर, महासमुंद, अपना दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, यहाँ जो सामाजिक समीकरण है वो रमेश बैस के पक्ष में है। विजय बघेल भी चेहरा है बड़ा, वो 4 लाख वोट से चुनाव जीते हैं, अब तक के सबसे ज़्यादा वोटों से चुनाव जीते हैं, लेकिन मौका और इनाम उनको भी नहीं मिला है। विजय बघेल जी भारतीय जनता पार्टी में जब आए तो रमेश बैस जी उसके पीछे कहीं ना कहीं थे। रमेश बैस जी के करीबी रिश्तेदार भी हैं। विजय बघेल जी का नाम इसलिए बड़े नेताओं में शुमार है कि उन्होंने भूपेश बघेल को भी चुनाव हराया है पाटन से। पाटन विधानसभा में आज भी विजय बघेल जी की मान्यता है। पार्टी अगर उनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके भूपेश बघेल के अगेंस्ट लड़ाती है तो भी वहाँ मज़ेदार चुनाव देखने को मिलेगा। विजय बघेल पाटन में लोकप्रिय हैं, पर लोग कह रहे हैं कि भिलाई नगर लड़ेंगे। भिलाई नगर में इसलिए नाम गिने जाते हैं क्योंकि वो प्लांट भिलाई स्टील प्लांट के एम्प्लॉय भी रहे और सेक्टर 5 में निवासरत हैं और भिलाई के लोगों से सतत संपर्क में भी विजय बघेल रहते हैं, इसलिए भिलाई से उनका नाम चलता है। पाटन और भिलाई से हमेशा उनका नाम चलता रहा है, लेकिन पाटन उनकी प्राथमिकता में, विधानसभा जब लड़ने गए तो पाटन उनकी प्राथमिकता में रहा है। भिलाई आएंगे तो पांडे जी कहाँ जाएंगे फिर? पांडे जी के लिए वैशाली नगर का रास्ता खुला है और चर्चा भी करे, फार्मूला भी बना रहे उनके लिए। प्रेम प्रकाश जी के साथ ऐसा है कि पांडे जी दुर्ग ग्रामीण का जो बड़ा हिस्सा है, रिसाली और रुआ बांधा, मरौदा, भिलाई नगर का तो नेतृत्व खुद ही वो करते रहे हैं। वैशाली नगर में भी पांडे जी के फॉलोअर रहे। पूरी भाजपा को खड़े करने में भिलाई, दुर्ग ग्रामीण और वैशाली नगर में प्रेम प्रकाश जी का बड़ा योगदान रहा है। तो तीनों जगह से पांडे जी का नाम चलता है, पर पांडे जी को पार्टी अभी तक भिलाई में ही मौका देती रही है। वैशाली नगर जो सीट है वो भाजपा के लिए मक्का मदीने की तरह है। भाजपा का कोई अच्छा चेहरा अगर वैशाली नगर लड़ेगा तो बेहतर रिजल्ट पार्टी के लिए आता रहा है। धर्मलाल कौशिक, नंद कुमार साय, ये 2 नाम भी हैं जिनको इंतज़ार है कुछ बड़ा। हालांकि धर्मलाल कौशिक के पास नेता प्रतिपक्ष का पोस्ट है। धर्मलाल कौशिक जी की छवि जो है अभी तक डॉक्टर रमन सिंह के पिछलग्गू के तौर पे है। हालांकि बहुत पुराने पार्टी के नेता हैं, लेकिन धर्मलाल कौशिक की अलग से कोई छवि नहीं बन पाई। लेकिन चूंकि नेता प्रतिपक्ष रहे, विधानसभा के अध्यक्ष रहे और लगातार महामंत्री प्रदेश के रहे, तो उनका नाम इसलिए धर्मलाल कौशिक जी का नाम भी चलता है। सरकार के साथ मैनेज का भी उनके ऊपर आरोप लगता है कि यार वो सेट हैं। एक्चुअली सज्जन व्यक्ति हैं तो सबके साथ मिलजुल के रहते हैं, इसलिए मैनेज दिखते हैं और कोई दिक्कत नहीं। जहाँ तक नंद कुमार साय का है तो नंद कुमार साय संघ परिवार के बहुत चहेते हैं। नंद कुमार साय जो छत्तीसगढ़ राज्य बना तो उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। अजीत जोगी की सरकार के खिलाफ संघर्ष भी नंद कुमार साय ने किया था। एक लाठीचार्ज हुआ था रायपुर में, तो उनका पैर भी उस लाठीचार्ज में टूटा था। उसके बाद जब मोदी जी की सरकार बनी तो उनको राष्ट्रीय आदिवासी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। और नंद कुमार साय संत प्रवृत्ति के हैं, आदिवासी समाज में बेहद लोकप्रिय हैं और मुखर बोल देते हैं, कहीं खड़ी खड़ी बोल देते हैं, साफ सुथरे हैं और ईमानदार व्यक्ति हैं, इसलिए सीधे बात करना ज़्यादा उनको ठीक लगता है। नंद कुमार साय एक अच्छा चेहरा भाजपा के पास है। बात अगर संघ परिवार की हो रही तो डॉक्टर पुर्णेंदु सक्सेना का भी नाम है, लगातार नाम आता है चर्चा में, बस चर्चा ही होती है। सक्सेना जी संघ के बहुत समर्पित साथी रहे हैं और बड़ा चेहरा है। अब पार्टी उनका उपयोग संघ जब चाहेगी तभी पार्टी उनका उपयोग से हरी झंडी बाकी है। जब तक संघ से हरी झंडी नहीं होगी तब तक इस नाम पे अभी कोई चर्चा अपन लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन ओपी चौधरी एक नाम है, 18 में चुनाव लड़े,
आईएएस की कुर्सी छोड़े और चुनाव हार गए, एक प्रयोग था कि अभी कुछ होना बाकी है? नहीं, ओपी चौधरी यूथ आइकॉन के तौर पे छत्तीसगढ़ में उभरे हैं। आप फेसबुक या सोशल मीडिया पे देखेंगे तो ओपी चौधरी लगातार सक्रिय हैं। ओपी चौधरी हिंदी माध्यम के अकेले ऐसे विद्यार्थी रहे अजीत जोगी जी के बाद, जिन्होंने आईएएस की परीक्षा पास की और बस्तर से लेकर 2-2, 3-3 जिले का कलेक्ट्री करने का उनको अनुभव है। और रायपुर कलेक्टर रहते हुए उन्होंने रिजाइन किया और उन्हें खरसिया से उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन चुनाव परिणाम अनुकूल नहीं आया। लेकिन तब से वो लगातार सक्रिय हैं और दिल्ली में जब आईएएस लोग की पढ़ाई होती है, वहाँ उनकी भूमिका, कभी क्लास लेना है, कुछ करना है, तो दिल्ली आना जाना लगा रहता है और लगातार वो हाईकमान के संपर्क में हैं। प्रदेश भर में घूमते रहते हैं। प्रदेश भर घूमते हैं और यूथ आइकॉन के तौर पे एक अलग पहचान। भाजपा के पास अगर कोई बड़ा चेहरा देखे यूथ में तो ओपी चौधरी के अलावा कोई नहीं है। ओपी चौधरी के अलावा कोई नहीं। ओपी चौधरी एक बड़ा, अभिषेक सिंह भी पीछे हो गए हैं। अभिषेक सिंह बहुत पीछे हो गए। अभिषेक सिंह मोदी जी के परिवारवाद के फार्मूले में फिट नहीं बैठते। वो बोले रमन सिंह का बेटा है, रमन सिंह के पुत्र हैं, इसके अलावा उनकी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। सांसद भी आजकल कवर्धा बहुत घूम रहे हैं। कवर्धा में जो एक घटना हुई थी अभी कुछ दिन पहले, झंडा को लेकर के 2 समुदाय के लोग भिड़ गए थे, उस विवाद के कारण वहाँ भाजपा बड़ी गुंजाइश देख रही है। तो वो उस गुंजाइश का फ़ायदा किसको मिलता है तो आने वाला समय बताएगा। पर रमन सिंह और अभिषेक सिंह दोनों चाहते हैं कि कोई ना कोई वहाँ लड़ें। तो ये बातचीत हो गई तमाम नामों पर, जिन नामों पर बातें होती है कि ये आने वाले समय में भाजपा का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं या फिर मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। अगर भाजपा सरकार में आती है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतती है, तब ये चेहरे हो सकते हैं। मेरे पास नाम है 13 नाम। इन 13 में से हालांकि सरप्राइज़ भाजपा अब तक करती रही है, छत्तीसगढ़ में नहीं करी लेकिन बाकी राज्यों में करी है। चाहे वो गुजरात हो, एक बार के विधायक को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, वो चाहे वो मनोहर लाल खट्टर हो जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है। तो ऐसे सरप्राइज़ नाम इनमें से कोई एक हो सकते हैं। ये ऐसा हम लोग का आकलन है, या ऐसा हम लोग की रिपोर्ट है। तो ये थे आलोक जी जिन्होंने डिस्कस पूरे विस्तार से बातें की, एक एक बिंदु पर बातें की, एक एक नाम पर बातें की। अब अभी तो वक्त है बहुत, 5 राज्यों के चुनाव भी बचे हैं अभी। इस साल चुनाव होने के बाद हो सकता है समीकरण कुछ और बदल जाए, लेकिन ये बहुत कुछ ये नाम है जिस पर हमने बातें कर दी है 2023 को लेकर। चूँकि आज पुरेंदेश्वरी ने एक बड़ा मैसेज दिया है, एक बड़ा इशारा कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में किसी के चेहरे के दम पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स और बाकी खबरों से जुड़े रहने के देखते रहिए भिलाई टाइम्स और सब्सक्राइब जरूर करिए, चूँकि आने वाला समय चुनावी समर का है। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ चर्चा होगी। आप भी हमें बताइए क्या कुछ हम कर सकते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अपडेट्स मिले। शुक्रिया।